बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट में थी। इस दौरान कुछ जज्बाती मनाजिर जो है वो देखने को मिले। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनके साहबजादे हसन नियाज़ी साहब जो कि इमरान खान साहब के भांजे भी हैं, उनके हवाले से वो आपदीदा हुए, जज्बाती हुए और कहा कि उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, जिस पे फिर कोर्ट ने कहा भी कि बताया जाए कि उनकी तबीयत कैसी है और फिर उनको अश्योरिटी भी दी गई कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं। ये जो मामला है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है कि अब एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में है। इमरान खान साहब ने ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, लेकिन ये जो मामला है लगता है ऐसे कि फुल कोर्ट की तरफ भी जा सकता है, जो मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियंस के मुकदमात का मामला है। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हैं, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मसला हो या पार्टी के अंदर जो कि तहरीक की बात हो रही है, जो जुमे को कहा जा रहा है कि एक बाकायदा एहतजाज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ जगहों पर रजिस्टर करेगी। हर मामले के ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर भी दो ग्रुप्स हैं, या इस तरह कहें कि महाजराई है, और साथ ही साथ में तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, उनकी तरफ से भी मशरूत मुज़ाकरात के ऊपर तो बात उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन पार्टी रहनुमा कह रहे हैं कि मशरूत मुज़ाकरात जो है वो होने चाहिए। कल हमारे प्रोग्राम पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि गैर मशरूत मुज़ाकरात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है तो उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। शराइत क्या हैं? शराइत ये हैं कि 9 मई के मामलात जो हैं उसमें आम माफ़ी का ऐलान किया जाए और इसी तरह से खान साहब को रिहाई मिले। क्या उनकी रिहाई वाकई मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे केसेस और मुकदमात इस वक्त उनके ऊपर हैं। 2 साइफर का मामला भी चल रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें भी उनको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन इसके बाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और दूसरे साथ साथ 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें भी इमरान खान साहब की रिहाई किस हद तक मुमकिन है, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ बहरान से कैसे निकल सकती है, बानी तहरीक इंसाफ जो है उनका हदफ अस्करी क़यादत क्यों है, और इसी तरह से जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, इन मामलात के ऊपर भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरी खुशनसीबी है, हमारे बहुत मोहतरम जनाब सेनेटर हामिद खान साहब जो कि मारूफ लॉयर भी और कानूनदान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, वो ज्वाइन कर रहे हैं, और अगले हिस्से में इरफान सिद्दीकी साहब होंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मुबारक हो आपको सेनेट में आने की। सर, ये जो ज़ाहिर है कि एक तहरीक इंसाफ के सारे मामलात हैं वो आपके सामने हैं। कल आपका मैं स्टेटमेंट सुन रही थी जो कि आपने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कल कहा है कि इमरान खान साहब अगर डील करके बाहर आए तो ज़ाहिर है कि उनको नुकसान होगा, और आपकी पार्टी की तरफ से बहुत इसके ऊपर मुखालफत भी हुई, हमने स्टेटमेंट्स भी देखे। क्या आप ये समझते हैं कि कोई डील के इम्कानात हो सकते हैं, कोई मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, या शुरू भी हुए कि नहीं? देखिए, डील किससे करनी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जहाँ तक अगर सियासी जमातों की आपस में बातचीत है वो तो एक मुमकिन चीज़ है, एक जमहूरियत में होती है। यहाँ पर तो डील उनसे करनी जो कि हकीकत में आइन के तहत कोई सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। जिस तरह से जो कुछ हुआ है रिसेंटली 2 साल के अंदर, उससे तो वाज़ेह हुआ है कि असल इख्तियारात तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका ना सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक़ है, ना ही उनको आइन और कानून के तहत सियासत करने की इजाज़त है, लेकिन सारी सियासत जो है वो किए जा रहे हैं। और जो सियासी जमातें जो उनके साथ, जिसको कहते हैं 1 पेज पर हैं, वो उनके कहने पर एक हाइब्रिड निज़ाम बना के मामला चला रही हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब जो हैं वो सियासी जमातों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होंगे? वो भी उन्हीं के मुक़्तदरा के साथ ही वो बात करना चाहते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना चाहते हैं, वो क्यों सियासी जमातों से बात नहीं करना चाहते? मैं नहीं समझता कि वो इनसे बात करना चाहते हैं। मैं नहीं समझता, उन्होंने पहले ही सबक सीखा है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई काम नहीं है आइन के सामने समझते हुए, क्योंकि जिस तहरीक का उन्होंने ऐलान भी किया है वो भी तहफ़्फ़ुज़ आइन है। तो आइन में तो कहीं सियासी रोल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट का, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, लिहाजा वो तो कंट्रडिक्शन इन टर्म्स होगी कि अगर एक तरफ हम ये बिलीव करते हैं कि आइन की सरबलंदी होनी चाहिए और आइन पर पूरी तरह मलदरावत होना चाहिए, दूसरा आइन की मंशा के ख़िलाफ़ आप उनके साथ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ
सियासी मुज़ाकरात करें। ये दो चीज़ें एक वक्त में नहीं हो सकती। तो आपका यानी फिर सियासी जो जमातें हैं उनके साथ बातचीत नहीं होगी आपके ख्याल में, या खान साहब समझते हैं कि हो सकती है? देखिए बात ये है, पहली बात तो ये है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं इन पर बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन ये समझते हैं कि ये रिजल्ट जो हैं वो जाली हैं, लिहाजा जो हुकूमतें बनी हैं मरकज़ में और पंजाब में बिलखसूस, ये लेजिटिमेट हुकूमतें नहीं हैं, क्योंकि उनके जीते हुए जो कैंडिडेट्स थे उनको हरा दिया गया है, बड़े बड़े मार्जिन से जीते हुए कैंडिडेट, और जो उनके हारे हुए कैंडिडेट थे PMLN के और दूसरी जमातों के, उनको जिता दिया गया है। लिहाजा जो लोग सिर्फ नेशनल असम्बली में बैठे हैं, ये पंजाब की सूबाई असम्बली में बैठे हैं, वो दर हकीकत मुंतखब लोग नहीं हैं। जिनके वोट के ऊपर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, जिनके वोट पर वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं पंजाब की, लिहाजा हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। सबसे पहले ये इलेक्शन में जो धांधली है इसको ठीक किया जाए, इसमें आप ऑडिट कराएं, आप फॉर्म 45 के मुताबिक कैलकुलेट करें, और फिर आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट हुआ है उसके पास लेजिटिमेसी है। अभी तक जब तक कि आप एक बड़ी इंक्वायरी नहीं करते, जब तक कि आप पूरी तरह से उन फॉर्म्स को फॉर्म 47 उसके मुताबिक तैयार नहीं करते, जाली फॉर्म 47 पर जो रिजल्ट दिए गए हैं वो किसी और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल तो नहीं। मशरूत मुज़ाकरात आप कह रहे हैं कि होंगे, शर्त ये है कि ऑडिट किया जाए इलेक्शंस का। 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी जो हमने सुना है कि उसके ऊपर भी कहा जा रहा है, और खान साहब के खिलाफ केसेस भी ख़त्म किए जाएँ। ये 3 शराइत केसेस तो बनाए गए हैं और हमारे नज़दीक वो सारे जाले केसेस हैं। आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी पिछले साल, और मैं उसमें वकील भी हूँ खान साहब का, और हमने उसमें यही कहा था कि 9 मई के मामले को इस हद तक ले जाया गया है कि वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं बड़े सख्त ज़ेर अताब हैं, हज़ारों की तादाद में अंडर अरेस्ट हैं, जेलों में हैं, उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में, जो कि मैं समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल हो रहा है। इन सब बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में हमने प्रेयर भी की है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और जुडिशल इंक्वायरी करें कि 9 मई को दर हकीकत हुआ क्या है और जो हुआ उसके कौन कौन जिम्मेदार हैं। उसके बाद फिर ये आगे बात चलेगी कि एक दफ़ा आप उसकी जुडिशल इंक्वायरी करके आप जिनकी ज़िम्मेदारी है उन पे ज़िम्मेदारी फ़िक्स करते, फिर उसके बाद आप अगर कोई एक्शन लेना चाहें ज़रूर। जिस किसी के ख़िलाफ़ ये जुडिशल इंक्वायरी की बुनियाद पर ये साबित हो जाता है कि वो किसी भी वॉलेंट एक्टिविटी में, किसी भी गैर कानूनी गैर आईनी एक्टिविटी में हिस्सा लिया, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन इस वक्त तो वन वे वर्जन चल रहा है, एक ही बयानिया चल रहा है, और एक ही 9 मई के इल्ज़ाम सारा जो है PTI पे डाला बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि मशरूत मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार होगी, इमरान खान साहब तैयार होंगे, गैर मशरूत मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होंगे और इस्टेब्लिशमेंट से नहीं होंगे, हुकूमत से बात हो सकती है अगर वो ऑडिट के लिए तैयार हो। देखिए वो भी बात तब होगी कि पहले इलेक्शन के मामला तो तय किए जाए, क्योंकि इसके ऊपर भी इमरान खान साहब की तरफ से एक पिटीशन मैंने डाली हुई है जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप ये सारा ऑडिट कराएं, ऑडिट करा के देखें कि दर हकीकत कौन जीते हुए कैंडिडेट्स हैं और कौन हारे हुए कैंडिडेट्स हैं। हमारे नज़दीक तो शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म आजकल हैं, कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनकी लेजिटिमेसी नहीं है, लेकिन वो अपने हलके से लाहौर में हारे हुए हैं। हमारे पास जो सबूत हैं, फॉर्म 45 है, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं वो। इसी तरह से मैडम यास्मीन राशिद साहब, हाँ, वो भी अपने MPA की सीट हारी हुई हैं। मैडम मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं, ठीक, मरियम नवाज की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब भी अपने हलके में डॉक्टर यास्मीन साहबा से हारे हुए हैं। तो जब ये परसेप्शन जो है पार्टी के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग है
कि जो लोग अपने इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, जो मुल्क में वज़ीर आज़म वज़ीर आला बने हुए हैं, वो तरक्की अपनी अपनी सीटें हार चुके हैं और उनको वोट देने वाले वो लोग हैं जो कि हारे हुए हैं, जिनको रात भर में जिनके रिजल्ट्स बदले गए हैं, फॉर्म 47 की बुनियाद पर उनको जो है मुंतखब डिक्लेयर करके उसकी बुनियाद पर जो है इस वक्त स्पीकर भी इलेक्ट हुए हैं, उसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म भी इलेक्ट हुए हैं, वज़ीर आला भी इलेक्ट हुए हैं। तो खान साहब फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जो हमने देखा है वो तो एक महाज आराई है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, वो भी अस्करी क़यादत के साथ है कि उनका नाम लेके खान साहब जो हैं वो बार बार धमकी देते हैं या वो उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि किस तरह से बात आगे बढ़ेगी। ये तो एक एक्सट्रीम है जिसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब खड़े नज़र आते हैं। देखिए, इसमें बड़ी वाज़ेह बात है, हमारी दो बुनियादी दोनों चीज़ें जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी लेके गए हैं। पहला ये है कि 9 मई के वाक़यात में जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए जुडिशल कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हों। दूसरी बात है कि जो इलेक्शन हुए हैं 8 फरवरी के, उसमें जिस तरह से तब्दील किए गए हैं रिजल्ट्स, उनमें इंक्वायरी हो, ऑडिट हो और फॉर्म 45 रीकैलकुलेट करके फॉर्म 47 जो है इनको मुस्तरद करके जो हकीकत में जीते हुए MNAs और MPAs हैं उनको उनके इलेक्शन कमीशन के नताइज को मुस्तरद करके उनको डिक्लेयर किया जाए। फिर सही मान में कौम के सामने जो हकीकत 8 फरवरी की है वो सामने आएगी। तो ये तो आपका वो मुतालबा है जो कि ज़ाहिर है कि एक जेन्युइन मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इसको होना चाहिए, लेकिन आपने पूरी तारीख देखी है कि यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का बाहर जाना हो या एक्सटेंशन के मामलात हों, PMLN को जब वो अपने उरूज पे मुखालफत कर रही थी पाकिस्तान मिलिट्री के साथ या जो भी उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनके साथ, उस वक्त भी उनके मुज़ाकरात चल रहे थे। तो क्या आपको नहीं लगता कि खान साहब भी किसी लम्हे पे डील कर सकते हैं या बातचीत उनके साथ डायरेक्टली कर सकते हैं? देखिए, ये तो उनकी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन बात ये है कि जो असूली मौक़िफ़ अपनाया है वो ये है कि हम समझते हैं कि आइन की जो है ये बालादस्ती होनी चाहिए और आइन की बालादस्ती को अगर हम सामने रखते हैं फिर उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, ना किसी इलेक्शन में ना किसी और सियासी मामलात में। ये मामला सिविलियन सुप्रीमेसी के सुपुर्द किया जाए, जमहूरी ताकतों की बुनियाद पर किया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं और उसके नताइज भी फेयर एंड फ्री होने चाहिए। लेकिन किसको जमहूरी समझते हैं खान साहब, क्योंकि वो सियासी जमातों के साथ वो बात नहीं करना चाहते, इस्टेब्लिशमेंट में वो एक आइसोलेटेड करके चीज़ों को देखते हैं, उनको अलग करके देखते हैं, तो फिर किससे बात होगी, कैसे फिर इसी तरह से ये मामला चलते रहेंगे। आज भी आपने देखा आरिफ हबीब साहब ने कहा कि अडयाला के बासी से प्राइम मिनिस्टर से कहा कि उनसे आप बातचीत करें, प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार है। जरदारी साहब ने अभी अपने प्रेसिडेंशियल खिताब में कहा कि हम मफाहमत के लिए तैयार हैं, तो फिर क्यों कैसे मामला होगा? इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर तैयार हैं तो क्या उनके पास इख्तियार है? मैं समझता हूँ कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वो तो सिर्फ सामने को दिखाने को इक़्तिदार में हैं, लेकिन मुक़्तदर ताकतें तो कोई और हैं। तो बात तो उससे की जाती है जो मुक़्तदर ताकत हो, जो मुक़्तदर ताकत के सामने एक दिखाने को एक ऑफिसर रखते हों, उनके साथ क्या बात हो सकती है? तो फिर खान साहब उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं? देखिए ना, यही एक मसला आ रहा है ना, अगर उनके साथ बात की जाए तो वो समझा जाएगा कि आइन से बाहर मामला चला गया, इसलिए बात को रिट्रीव करना पड़ेगा। देखिए ना, ये दो जो मामलात हम जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हर किस्म की ज़्यादती जुल्म जबर हो रहा है, 9 मई और 8 फरवरी, इन दोनों के बारे में बड़ी वसी इंक्वायरीज होनी चाहिए क्योंकि कौम इस तरफ देख रही है। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ये काम कर सकता है, जैसे कि ख़त भी लिखा है खान साहब ने? जी, सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इस वक्त अगर कोई ऐसा अदारा है जिसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है तो वो सुप्रीम कोर्ट की है, हो सकती है। अब मैं कुछ नहीं कहता, अगर जिस रविश पे सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो मुझे तो खतरा है कि उसकी भी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन सर, आपकी जो जमात है वो तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, खास करके काजी फायजीसा साहब के खिलाफ जिस तरह से वो बात कर रहे हैं या जिस तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाते हैं, तो और खुल के बोलते हैं, रऊफ हसन साहब खुल के बोलते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से फिर मामला तो और बिगड़ेंगे?
देखिए बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामला आया है उसको ये सोचे बगैर कि कौन क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट को इन सब चीज़ों से बुलंद तर होके मुल्की मफाद को सामने रखते हुए आइन की जो अमलदारी को समझ रखते हुए उन्हें ये चीज़ों में इंक्वायरी करनी चाहिए, ताकि एक दफ़ा फिर इन अदारों में लोगों का जो कॉन्फिडेंस है रिस्टोर हो। लेकिन अगर आप समझते हैं ऐसा नहीं होता तो फिर जुम्मे से एक दफ़ा फिर हम समझ सकते हैं कि मुज़ाहमत होगी, एक दफ़ा फिर आप लोग एहतजाज करेंगे, और उसमें भी तो बहुत सारे पार्टी के अंदर आपके इख्तलाफात हैं, वो कैसे उस पर कैसे अमल होगा फिर? देखिए मुज़ाहमत तो फिर मजबूरी हो जाती है ना, और वो आइनी हक भी है। अगर आपको इंसाफ ना मिले, आपको आइन के मुताबिक आपके साथ बर्ताव ना हो, तो उस सूरत में फिर हर की कोशिश होती है कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए एक पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाए और रेजिस्टेंस की जाए, तो वो तो हर सियासी जमात का हक है। और उसमें भी आपको नहीं लगता कि एक दफ़ा फिर 9 मई के वाक़यात जो है वो सामने आ सकते हैं? क्योंकि बहरहाल 9 मई के वाक़यात में बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी ऑडियो टेप्स हैं, उनके बयानात हैं, उन्होंने इंस्टिगेट किया है, खुद खान साहब के ऊपर भी ये मामला इस वक्त चल रहा है। देखिए उसको ओपन इंक्वायरी करें ना जी, सुप्रीम कोर्ट करे इसमें हम तो ये कहते हैं करें। अब सारी बातें हवाओं में चल रही हैं, उसकी वीडियो मिल गई, उसकी ऑडियो मिल गई, ये उसने कह दिया, उसने वो कहा, ये तो सारी हवाएं हैं। सोशल मीडिया पर इवन जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने भी जो बातें आ रही हैं वो किसी तरह भी जुडिशली टेस्टेड नहीं है। हम ये कहते हैं इन चीज़ों को जुडिशली टेस्ट करें, ओपन इंक्वायरी हो जिसमें सबको मौका मिले खुल के सामने एविडेंस लेके आने का, कौन इनोसेंट है कौन नहीं, तो ये बात कौम के सामने हो जाए तो ठीक है। फिर अगर जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ये चीज़ साबित होती है कि उन्होंने गैर कानूनी या कोई वायलेंट एक्ट किए हैं तो बेशक उनको करार वाक़ई सजा दी जाए, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी के बाद ये हो, उससे पहले नहीं होना चाहिए, अफवाहों की बुनियाद पर नहीं। लेकिन जो अभी आप कह रहे हैं कि एहतजाज करेंगे, मुज़ाहमत, तो पहले सर दूध का छला जो है वो जला, वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो अभी एक मरतबा फिर ऐसा ना हो कि 9 मई जैसे वाक़यात हों, वाक़यात तो हुए हैं उस दिन जो भी इसमें मुलव्वस था, लेकिन क्या उसका नुकसान फिर तहरीक इंसाफ को नहीं होगा? देखिए बात यह है कि अभी तक तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि उन्होंने ये वाक़यात करवाए, इसमें बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं। जहाँ तक इस बात का ख़तरा है कि फिर इस किस्म के मामलात, फिर वो ताकतें जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में है, जो उसको पीछे ले जाना चाहती है, वो फिर अपने लोग इस्तेमाल करके कोई इसके वाक़यात कराए, वो खाजुल इम्कान नहीं है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास 2 मेजर पिटीशंस लेके गए हुए हैं, एक 9 मई के हवाले से, दूसरी 8 फरवरी के हवाले से। आप चाहते हैं इसी को सुना जाए, हाँ। लेकिन उस दौरान आपकी पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं, मसलन एक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसा जो मामला है उसके ऊपर भी लड़ाई हो रही है। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मैं बनूंगा, मुझे खान साहब ने कह दिया है, लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि आप बनेंगे, उन्होंने आज आपका नाम लिया है, तो फिर ये कैसे चलेगा मामला? जी नहीं, मैं इस किस्म की किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, और उसके बारे में फिर आखिरकार फैसला तो खान साहब ने करना है कि किसको वो मुनासिब समझते हैं। लेकिन इख्तलाफात जो है सर, क्योंकि जो तहरीक भी अगर आप चला रहे हैं तो इसमें भी पार्टी के इतने इख्तलाफात है। बाजोड़ का इलेक्शन आप देख लें कि जिसको टिकट मिलना चाहिए था नहीं मिला, जिसको मिला वो हार गया, आपकी पार्टी के खिलाफ वोट पार्टी नहीं डाला, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ से तहरीक इंसाफ को ख़तरा नहीं है? देखिए उसकी वजह है क्योंकि इस जो पार्टी की लीडरशिप है, मतलब चेयरमैन पार्टी के इमरान खान साहब, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, दोनों ही अरसा दराज से जो है वो जेल में हैं, जिनको लीडरशिप देनी है। अब मसला ये होता है कि वर्कर्स अव्वल तो उनको आसानी से खान साहब से मुलाकात नहीं होती, हम जो वकला हैं उनकी तरफ से वकील के तौर पे जो हमें थोड़ी बहुत एक्सेस है, तो वो भी ख़ास तौर पे जब वो कोई पेशी होती है उस पर हम मिल लेते हैं। उसके अलावा जो पार्टी के दूसरे लोग हैं, रहनुमा हैं पार्टी के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो KPK के, चाहे वो और जो हमारे अहम, उनकी रसाई नहीं है उन तक, कभी कभी मुलाकात होती है।
اور وہ ملاقات بھی جو ہے یا اس کے سامنے شیشہ رکھ دیا جاتا ہے یا ریکارڈنگ کر لی جاتی ہے یا ہر طرح سے ان کو کاغذ تک اندر نہیں جانا. میں خود بتاتا ہوں کہ میں جب کورٹ کیس کے لیے بھی جاتا ہوں تو مجھ سے ہر کاغذ لے لیا جاتا ہے. ایک دفعہ میں نے کہا کہ بھائی یہ کاغذ پر میں نے نوٹس لکھے ہیں کہ میں نے کیا کیا سوال کرنے ہیں، آپ پڑھ لیں، لیکن یہ میں نے ساتھ لے کے جانے ہیں، مجھے ہر پوائنٹ یاد نہیں رہے گا. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں سختی سے منع ہے، نہ پین لے کے جا سکتے ہیں ایون عدالت کے اندر، اور نہ کاغذ لے کے جا سکتے ہیں. یہ تو حال ہے. تو بھائی کیا اس کا مطلب ہے کہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں. یہی معاملہ ہے. یہ بڑی حد تک کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، اور اس میں بڑی حد تک ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو کہ خان صاحب کے لیے ایکسیس مہیا نہیں کر رہے پارٹی لیڈرز کو، اور اس لیے پارٹی لیڈرز اپنی اپنی تشریح کرتے ہیں جو ان کو ہدایت دی جاتی ہے. لیکن سر لائلٹی کا بھی ایک سوال ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت میں سب لوگ جو ہیں وہ مخلص ہیں اس وقت؟ شکوک و شبہات تو ہیں. حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر جو لوگ بہت عرصے سے اس پارٹی کے ساتھ لائل ہیں وہ یقینی طور پر انہوں نے ہر قسم کی سختی بھی برداشت کی ہے، مشکلات سے گزر رہے ہیں. یہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے وہ بڑا سختی اور مشکلات سے گزرا ہے. اس سے پارٹی اندر سے مضبوط ہوئے، کیونکہ لوگ جو ان کے بارے میں ایک ڈاؤٹ تھا، جو تو چھوڑ کے جانے والے تھے وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں. جو لوگوں نے اس وقت استقامت دکھائی ہے اور جو کھڑے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں پارٹی کا سازہ بن گیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ سیاسی لوگ مل نہیں سکتے، اور جو لائرز ہیں وہ ملتے ہیں، جو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی واپس آ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو علی زیدی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے، فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب سب کو ایکسیپٹ کر لیں گے، دوبارہ اپنی پارٹی میں لے لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں ابھی تک یہی پالیسی ہے کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں ہم ان پر پھر سے اعتبار نہیں کر سکتے. آپ کی اس سے خان صاحب سے اس معاملے پہ بات ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ یہی ہے کہ جو لوگ چھوڑ گئے ہیں، پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم پارٹی سے الگ ہو رہے ہیں، ہم پارٹی کے فلاں ایکٹیویٹی کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں بغیر کسی انکوائری کے، وہ لوگوں کو پھر سے ٹرسٹ کرنا وہ غلطی ہوگی. خان صاحب اب جمعے سے آپ کا احتجاج بھی ہے، لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے، آپ تحفظ آئین کی تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو کیا اس میں وکلاء شامل ہوں گے؟ کیونکہ عام لوگوں کا تو لگتا نہیں ہے کہ انٹرسٹ اس کے اندر ہوگا. اس میں یقینی طور پہ پارٹی ورکرز تو شامل ہوں گے، اور پارٹی ورکرز کے ساتھ عام لوگوں کو بڑی ہمدردیاں ہیں. جس طرح سے ان کے ساتھ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے، ان سے ان کی سیٹیں چھینی گئی ہیں، وہ الیکٹ ہونے کے بعد ان کو جو ہے ان کو لوزر ان کو ہرا دیا گیا ہے، اور ہارے ہوئے ان کے خلاف ان کو جتا دیا گیا ہے. جیسے آپ کے سب کے سامنے جو معاملہ محترمہ ڈار صاحبہ کا تھا اور خواجہ آصف کا، سب نے دیکھ لیا کہ وہ رات کو ہارے ہوئے تھے، 27,000 ووٹوں سے پیچھے تھے، اور پھر صبح اٹھ کے وہ جیت گئے ہیں. آج وہ وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کس منہ سے وہ وزیر بن کے بیٹھے ہیں؟ یہ حیرت کی بات ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا اور بھرپور ہوگا؟ ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، حامد خان صاحب سینئر موسٹ رہنے پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت قریبی ساتھی ہیں خان صاحب کے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد میاں نواز شریف کے قریبی ساتھی ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بہت سارے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب چین کے دورے پہ ہیں، ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ مختلف پارٹی رہنماؤں کے بیانات سنیں تو اس میں لگتا ہے کہ ایک واضح اختلاف ہے جماعت کے اندر. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کو ہرایا گیا ہے، نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے نہیں دیا گیا، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ بندوبست کیا گیا ہے. کیا یہ باتیں درست ہیں
اور پی ایم ایل این کا کیا مستقبل ہے، تحریک انصاف کے بانی سے کیا بات چیت ہوگی، ان سارے معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے سینٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود، لکھاری بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، ہمارے محترم بھی ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے معاملات پاکستان تحریک انصاف سے کچھ مختلف نہیں ہیں؟ نہیں، بہت مختلف، بہت مختلف ہیں۔ وہ کیسے سر؟ دیکھیے ہمارے کوئی ایسا ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی بنی گالا گیا ہے اپنا اڈیالہ جیل میں تو وہاں سے ایک صاحب کوئی اور کہہ رہے ہیں، گور صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، مروت صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، ان کی بہنیں نکلتی ہیں، علیمہ خان وہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، اور آپ کے ساتھی یا میرے ساتھی جو جاتے ہیں وہاں جرنلسٹ وہ ایک چوتھی خبر لے کے آتے ہیں جو خان صاحب کی براہ راست خبر ہوتی ہے اور ان سب سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نہ قیادت کے بارے میں کوئی ایشو ہے، میاں صاحب کی قیادت پہ سب متفق ہیں، شہباز صاحب کی وزارت عظمیٰ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے، مریم کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے، ہماری جو جنرل پالیسیز ہیں ان کے بارے میں بھی کوئی رائے میں اختلاف نہیں ہے، ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے۔ لیکن سر جیسے معذرت میں آپ کی قطع کلامی معاف، لیکن جو جاوید لطیف صاحب کو ہم سنتے ہیں تو وہ یہ انہوں نے ایک پورا پرسیپشن دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اتنی سیٹیں جو تھیں وہ اتنے کروڑ میں خریدی گئی، 5 نشستیں شیخو پورہ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بننے نہیں دیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو بنایا گیا، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے سر؟ دیکھیں آسمہ، میں آپ کو پتا ہے کہ میں بڑا گریز کرتا ہوں کسی اور کی اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کی تردید کرنے میں یا اس سے اختلاف کرنے میں، لیکن جاوید لطیف صاحب نے جو کچھ کہا ظاہر ہے کچھ شواہد ہوں گے ان کے پاس، اور وہ بڑے میڈیا فرینڈلی بھی ہیں، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، انہیں بلائیں، بلکہ بڑے خوبصورت سٹوڈیوز آپ کے بن گئے ہیں، یہاں ضرور دعوت دیں۔ جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں جان بوجھ کے باہر رکھا گیا ہے یا کوئی کنسپائریسی ہو گئی ہے، کچھ قوتوں کی طرف سے ان کا راستہ روک لیا گیا ہے، یا شہباز صاحب نے کوئی ایسی سازش کر دی ہے، کوئی گروہ پیدا کر دیا ہے اور ان کا راستہ روک لیا ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، ایسا نہیں۔ نواز شریف کے وزارت عظمیٰ قبول نہ کرنے کا واحد سبب نواز شریف خود ہے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں نے نہیں آنا اور شہباز صاحب نے آنا ہے۔ وہ فیصلہ کیوں تھا؟ انہوں نے حالات کو دیکھا، انہوں نے ملکی معاملات کو دیکھا، انہوں نے اسٹڈی کیا کہ موجودہ صورتحال کے اندر میں فٹ ان ہوں گا، شہباز صاحب فٹ ان ہوں گے۔ یہ ایک مدبر کا فیصلہ تھا، ایک لیڈر کا فیصلہ تھا جس نے اپنی ذاتی خواہش سے بالاتر ہو کے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی ایک رائے دی تھی کہ میں جو ان سے ملتا رہا ہوں، آپ کی بھی شاید آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں، آپ کی بھی شاید بات ہوئی ہو اس موضوع پہ، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے دو ٹوک کہا ہے کہ جی یہ میرا فیصلہ ہے میں نے نہیں بننا، ایسی بات میں نے نہیں کہی ہے، لیکن میں نے جو اخذ کیا ان سے گفتگو میں یا ان کی باڈی لینگویج سے وہ یہی تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اب جو یہ بات کہی جاتی ہے نا تو اس کا مطلب اس کو ٹرانسلیٹ کریں نا سمپل لینگویج میں، سمپل لینگویج میں یہ ہے کہ جی نواز شریف تو مرے جا رہے تھے، ان کا راستہ روک لیا گیا، انہیں بننے نہیں دیا گیا، وہ مایوس ہو کے بیٹھ کے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کرتے، یہ بات نہیں ہے۔ نواز شریف کی آج بھی حکومت ہے پاکستان نہیں، مگر آپ کی سٹیٹمنٹ کو ہی لے کے بحث شروع ہوئی ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ بننے کے لیے نہیں آ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ پاکستان کو نواز دو کا نعرہ بھی دیا، لیکن پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں، وہ تو اگر یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے ووٹر کو دھوکہ دیا۔ نہیں، ووٹر کو دھوکہ تو جب ہوتا نا کہ ہم ووٹ لیتے نواز شریف کے لیے یا پی ایم ایل این کے لیے، اور نواز شریف صاحب کہتے جی ووٹ تو تم نے مجھے دے دیے، یہ ووٹ میں پی ٹی آئی کی جولی میں ڈال رہا ہوں، یہ ووٹ میں مولانا فضل الرحمان کی جولی میں ڈال رہا ہوں، ہم نہیں بن رہے، پھر تو دھوکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ دھوکہ کس چیز کا ہوا بھائی؟ نواز شریف کی حکومت ہے نا، وفاقی حکومت کس کی حکومت ہے؟ پنجاب پہ کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف تو وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے ایک بڑے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ نہ بن کے ختم نہیں ہو گئے ہیں، ان کی حکومت بھی بن گئی ہے اور ان کا درجہ اور مقام بھی بلند ہے۔ میں تو اس چیز کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کوئی کنسپائریسی نہیں ہوئی، نہ کسی نے ان کا راستہ روکا، نہ جن قوتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید نہیں بنے، ایسا نہیں ہے۔ نہ شہباز شریف کو میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتی ہیں، وہ کچھ بھی ہیں بھائی کی، میرے سامنے بھی جو آخری میٹنگ ہوئی، جو آخری تو نہیں کہنا چاہیے، پہلی میٹنگ ہوئی الیکشن کے بعد،
उसमें भी शाहबाज साहब को जब नॉमिनेट किया 15-20 आदमी थे सिर्फ, कुछ को हैरत भी हुई कि मियाँ साहब क्यों नहीं बन रहे, और शाहबाज साहब ने उस वक्त भी कहा, बड़ी रिक्कत से कहा कि नहीं आप खुद ये मनसब संभालें। तो क्यों नहीं बन रहे थे मियाँ साहब, क्या वजह थी? आप वजूहात तो वो बेहतर जानते हैं ना, एक लीडर। क्या सादा अक्सरियत मिलती तो वो बनते वजीर आज़म? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है सादा अक्सरियत होती या 2/3 होती। ये राना साहब की एक थ्योरी है। राना साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और उनकी भी बड़ी एक्सेस है मियाँ साहब तक। मैं उनकी थ्योरी को नेगेट नहीं कर रहा, मैं तो अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ, राय दे रहा हूँ। दुरुस्त बात। और अगर 2/3 उनकी 2013 में भी थी और 2013 में भी 4 माह तक उनकी यही कैफियत थी जो आज है। वो गुमसुम ही रहे थे। और मैं जानता हूँ कि उन जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है, उस हुकूमत के दरमियान भी कितने नशेब व फराज आए और वो कितनी दफ़ा बेजार हुए कि यार मैं इस हुकूमत में क्यों बैठा हूँ। तो नवाज शरीफ इज़ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ इक़्तिदार का भूखा नहीं है। वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाहते तो 1 सेकंड नहीं लगना था। वो उन्होंने सिर्फ ये कहना था जी कि मैं फ़लाँ तारीख को हल्फ उठाना चाहता हूँ, दैट्स ऑल, ख़त्म है। कोई उनके रास्ते में न पीपल्स पार्टी रुकावट थी, न शाहबाज साहब रुकावट थे, ना कहीं और से कोई रुकावट थी। लेकिन ज़ाहिर है वो अपनी साहबजादी को भी साहबजादी का भी इससे कोई साहबजादी का भी इससे कोई अच्छा। ये मैं ये कह रहा हूँ कि साहबजादी हो सकता है उनकी कोई कंसिडरेशंस हों, लेकिन मैं बड़े तवातुर से जो बात कह रहा हूँ ना, तो इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मियाँ साहब से गुफ्तगू के दौरान ये अखज़ किया बड़े करीब के मराइल में। इलेक्शन से ज़रा पहले मैं लंदन में था, बल्कि मैं दुबई से उनके साथ आया था वापस। तो एनी हाउ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है कि नताइज PMLN के हक में निकले। इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, उसकी हुकूमत है वफाक में, उसकी हुकूमत है पंजाब में, तो नवाज शरीफ की हुकूमत है ना। लेकिन अब देखिए, जैसे मियाँ नवाज शरीफ के अपने हल्के के मामले के ऊपर है, अब ये सुनने में आ रहा है कि वो भी खुल सकता है किसी लम्हे पे आके, और वो भी एक एम्बैरेसमेंट होगी। कल ही बल्कि मेरे ख्याल एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि अगर उनका खुल गया तो उनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तो क्या इस सूरत हाल में मायूस नहीं है मियाँ साहब? नहीं, मियाँ साहब को इस बात देखना, या तो ये कोई नई बात हो ना, हमारे लिए नई बात हो, या जिन लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है उनकी ज़ुबान मुबारक से इस तरह की बातें पहली दफ़ा आई हों। उन्होंने कब कोई इलेक्शन माने हैं? कभी किसी इलेक्शन को तस्लीम किया है? उनकी एक सीट थी 2002 के अंदर जो मियाँ वाली से जीते थे खान साहब, और जो लिखा है परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में, ये कितनी सीटें मांगने गए थे। उन्होंने कहा था मुझे 100 सीटें दे। उन्होंने कहा जी आप नहीं 100 सीटों के लायक। तो अब उन्होंने उस वक्त भी कहा जी ये हो गया। फिर 2013 में इन्होंने क्या क्या वावेला किया, 4 हल्के खोलो, फिर कहा जी ये, फिर कहा जी 35 पंक्चर, फिर कहा जी ये सियासी बयान था। फिर हमारी तारीख में पहली दफ़ा एक कमीशन बना उस इलेक्शन के ऊपर 2013 पर, उसने भी कहा जी कि ऐसा कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, फिर भी नहीं मानते। आज इनकी धांधली शुरू होती है अटक से इस तरफ, अटक से उस तरफ जो है ना वो आबे ज़मज़म के धुले हुए हैं सारे। और वहाँ जो इलेक्शन हुए हैं वो जो मैं बार बार कहता हूँ ना, इमाम काबा ने आके कराए, वो इलेक्शन कमिश्नर थे वहाँ पे। कोई धांधली नहीं हुई, फरिश्तों के परों की तरह साफ सुथरे मुनज़्ज़म ये लोग पाकबाज होके आए। अटक से इधर आते ही धांधली शुरू हो गई, इसलिए कि आप हार गए। अभी कल क्या हुआ है आपके साथ, हारे हैं ना। इस पे भी आप कहते हैं, अब लोगों ने जाके देखा है पोलिंग स्टेशन उस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात है लोगों के कि पहले शायद अभी हामिद खान साहब ये कहते हैं कि डब्बे पहले से भरे हुए थे। खान साहब मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अब क्या किया जाए? अगर मैं कहूँ जी कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, मेरे ख़िलाफ़ कोई सेनेट के अंदर एक ग्रोह बन गया है, मैं कहता रहूँ। अब अगर उसका वजूद है या नहीं है, कौन जाके वहाँ चेक करेगा? अब ये जी खान साहब अपना मियाँ साहब का हल्का खोल दो जी, मरियम का हल्का खोल, यानी ये तो एक फ़ैसला करते हैं ना। ये बीमारियों के हवाले में भी फ़ैसला करते हैं, बीमारी की नौयत भी खुद बताते हैं, उसका सबब भी बताते हैं, दूध है या शहद है। तो आप ये माने कि फिर नाकामी तो है ना, उसके अंदर कतरे भी बताते हैं, 3 गिरे हैं या 4 गिरे हैं, फिर उसका इलाज भी खुद बताते हैं, उसके बाद लेबॉर्ट्री भी खुद बताते हैं, उसके बाद डॉक्टर भी खुद बताते हैं। हम किधर जाएं? तो आपकी नाकामी तो है ना, फिर ये तस्लीम करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नाकामी है कि वो इस तरह के बयानिए का तोड़ नहीं जानते। या ये कह लें
उसको नाकामी कह लें या कुछ और कह लें, कोई और लफ्ज़ भी तलाश किया जा सकता है कि मुझे अगर सरेआम में यहाँ से उतरता हूँ को गालियाँ देना शुरू कर देता है तो मैं नहीं दे सकता ना गाली। अब वो गाली का जवाब गाली से ना देना अगर मेरी नाकामी है तो वो है, मेरी बेबसी है, मेरी मजबूरी है, मेरी बेचारगी है। PMLN उस सतह पे नहीं आ सकती, चाहे भी तो नहीं आ सकती। तो फिर आप कैसे मुकाबला करें? हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि शायद हम इसके बावजूद, ये कहने के बावजूद, हम मीडिया के महाज पे उतने एक्टिव नहीं हैं, उतने सरगर्म नहीं हैं, उतने मौसर नहीं। यानी ये दो चीज़ें होती है ना, एक दूसरे का बयानिया जो है उसका तोड़ करना, एक है अपना बयानिया इस्टेब्लिश करना। हम दोनों में कोई बहुत आगे जाके कामयाबियाँ नहीं आ सकती। और इसकी वजह क्या लगती है आपको? उसकी वजूहात हो सकती हैं, शायद हमें टिक के इस मामले पे गौर नहीं कर सके, शायद बड़ा एक चाहिए था हमें कि हम मिलजुल के इसकी कोई स्ट्रेटजी बनाते, नहीं बना सके। शायद अब कोई टाइम मिले शाहबाज साहब को तो इस पे तवज्जो दें। लेकिन आप जैसे बुशरा बीबी साहिबा की भी बात कर रहे थे कि उनकी बीमारी का मामला है, बहरहाल उनकी शिकायत हैं। इसी तरह से आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के जब प्लेटलेट्स गिर रहे थे और उस वक्त भी एक बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाया। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इसमें शामिल नहीं थे। आप बहुत करीब रहे हैं और आप सारी बातें जानते भी हैं। कौन था इस सारे उस मामले के पीछे जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा? देखें ना, एक तो नवाज शरीफ की जो बीमारी थी उसकी नौयत कोई ढकी छुपी नहीं थी। खान साहब की हुकूमत थी, खान साहब के दिल में हमारे लिए कोई हमदर्दी की रमक नहीं थी। वो तो हमारे पंखे, हमारे AC उतारना चाहते थे और उतारते थे। खान साहब के दौर के अंदर जितने भी टेस्ट हुए हैं वो हुए हैं सरकारी लेबॉर्ट्रीज के अंदर। हमने तो नहीं कहा कि शरीफ मेडिकल से जाके कराओ, हमने कहा है? नहीं कहा ना। हमने तो कहा भाई जहाँ से कराने हैं कराओ, कराए। खान साहब को यकीन नहीं आया। खान साहब ने अपना डॉक्टर बुलाया फैसल और उससे कहा भाई तुम जाके चेक करो ये टेस्ट इनके ठीक आए या नहीं आए। उसने कन्फर्म किया कि सर ये ठीक है और सीरियस है। उसके बाद हुकूमत ने उनका फैसला किया कि बाहर जाओ। हमारा और इनका क्या मुआवजना है? तो इसका मतलब जनरल बाजवा दुरुस्त कह रहे हैं कि उनका कोई किरदार नहीं था, खान साहब चाहते थे भेजना। बाजवा साहब को बरियो जिम्मा करार नहीं दे रहा, ना उन पे कोई जिम्मेदारी डाल रहा हूँ। बाजवा साहब ने कुरान की कसम खा के हमारे दो बड़े मोतबर साथियों से, बुजुर्गों से ये कहा है तो ठीक है। मेरे पास तो इसके कोई शवाहिद नहीं है कि उनका कोई रोल था या नहीं था। इसलिए मैं ना तो बाजवा साहब की कसम खाने के बाद वाली बात की तरदीद कर सकता हूँ, ना तस्दीक की पोजीशन में हूँ। लेकिन ये होता है हमारे यहाँ कि ख़ास तौर पे इस तरह के जो हाई प्रोफाइल फ़ैसले होते हैं, हाई प्रोफाइल शख्सियात के हवाले से, उसमें ऑन बोर्ड लिया जाता है सबको। तो इसलिए ये नहीं हो सकता है कि खान साहब ने बाला बाला एक फ़ैसला कर लिया हो और उनको पता ही ना हो बाजवा साहब को। ये हो सकता है कि बाजवा साहब ने खुद एफर्ट ना की हो, लेकिन जब हुकूमत ने कहा होगा जी कि उनकी सीरियस हालत है और हमारे अपने डॉक्टरों ने देख लिया है, उन्होंने कहा जी ठीक है आप कर लें। और आपको एक्सटेंशन के मामले पे क्या लगता है? क्योंकि बाजवा साहब ये भी कह रहे हैं कि, और हल्फन कह रहे हैं कि एक्सटेंशन के लिए भी उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला। आप देखें ना, हल्फ का जवाब तो हल्फन ही का दिया जा सकता है, तो मैं तो हल्फन कोई बात नहीं कह सकता। मगर आपकी मालूमात क्या है? मेरी मालूमात उनके इस बयान से मुतसादम है, मुतजाद हैं। मेरी मालूमात ये थी कि उन्होंने एक्सटेंशन की ख्वाहिश ज़ाहिर भी की। मेरी मालूमात ये थी कि उन्होंने एक स्टेज पे ये पैगाम भी गया जी कि अगर ये ना हुआ, मालूम नहीं उन्होंने ख़ुद पैगाम दिया या उनके किसी वेल विशर ने जाके कहा जी कि अगर ये ना हुआ तो मार्शल लॉ भी आ सकता है। अच्छा। तो ये बातें हो चुकी हैं, ये नई नहीं है, मीडिया में आ चुकी हैं। लेकिन अगर बाजवा साहब कुरान हाथ में लेके इसकी तरदीद करते हैं तो मेरे ख्याल में तो हमें उनकी तरदीद को अहमियत देनी चाहिए। ये दो एक्सटेंशंस की बात है। एक तो जब ये दूसरी की बात है, दूसरी की दफ़ा जब जनरल आसिम पहली में तो हम सब एक ही कश्ती में सवार हो गए थे ना। पहली में तो कोई तनाज़ा ही नहीं था ना। और दूसरी की दफ़ा वो चाहते थे कि एक्सटेंशन उनको मिले, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। तो वो इनकार नवाज शरीफ साहब ने किया था। जी यस, बिल्कुल दो टोक। शहबाज साहब चाहते थे कि मुझे शहबाज साहब का नहीं पता कि वो क्या चाहते थे, लेकिन मियाँ साहब ने कहा था जी कि नो वे। और बल्कि जब मार्शल लॉ की भी बात हुई तो उनका लग जाए, पहले भी लगते रहे हैं, एक दफ़ा फिर लग जाए।
बट नो एक्सटेंशन। ये पैगाम किसी लीगी रहनुमा के जरिए दिया गया कि अगर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी तो? आसमा बहुत सी तफसीलात से आगाह नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है कि पैगाम उन्हीं लोगों के थ्रू जाता है जो मियाँ साहब का कॉन्फिडेंस रखते हैं या करीब के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो उनमें पार्टी के लोग भी शामिल थे। और पार्टी के अलावा और कोई मुझे नहीं था? किसी और का इल्म नहीं है। आपको क्या लगता है कि उस वक्त तक बाजवा साहब एक्सटेंशन भी चाहते थे, इमरान खान साहब उनको ऑफ़र भी कर चुके थे, ताहयात एक्सटेंशन, आपको याद होगा तोसी की बात थी मुद्दत मुलाजमत में, तो वो ख़ुद के लिए भी चाहते थे, जनरल फैज़ को भी आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ये गुत्थी कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ समझाएं इसके ऊपर, ये क्या मामला था? थोड़ा सा वक्त है, शायद मैं भी ना सुलझा सकूं, किसी और मामले पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल उस थोड़े से वक्त में आपसे बेहतर कौन जानता है कि एक जुमले में कहानी बता। है ये, इस एक गुत्थी के अंदर बेशुमार गुत्थियां हैं, और ये जो ऊन के वो होता है ना, जब स्वेटरें खातून बुन रही होती हैं और कोई बच्चे छेड़ते हैं, तो ये कोई बच्चों ने ऐसी छेड़खानी की हुई है कि वो गोला बिल्कुल उलझा हुआ है। अब खान साहब इल्ज़ाम भी लगाते रहे कि जी इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, अमेरिका ने की है, बाजवा ने की है। निकल जाते हैं, उसके बाद भी 2 दफ़ा जाके मुलाकात करते हैं, और मुलाकात में यही मुतालबा करते हैं जी कि इनको घर भेजें, बस जिनको आप लाए हो इनको घर भेजो और मुझे बिठाओ, ये मुतालबा होता है। आज भी जो बातचीत होती है ना, मेरी राय ये है, और मैं सियासी हवाले से देखता हूँ, खान साहब की जो इस वक्त की फ्रस्ट्रेशन है वो ये नहीं है कि हुकूमत आए या PMLA ना आए या फुल हम हज़ार दरवाजे खटखटाते रहें, वो देखेंगे चोर हो तुम दफ़ा हो जाओ, तुम निकल जाओ, तुम डाकू हो। वो उसी खिड़की को खोलना चाहते हैं जिस खिड़की के ज़रिए वो बाहर निकले थे, जिस दरवाजे के ज़रिए बाहर निकले थे। वो ये समझते हैं कि जी इन लोगों ने मुझे बाहर भेजा था, नो कॉन्फिडेंस वगैरह को वो अहमियत नहीं देते। लिहाजा अगर एक दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा तो बड़ा होता है ना, एक छोटी सी खिड़की, एक छोटा सा रोशनदान या एक छोटा सा वो ताले वाला सुराख जो है ना, वो भी खुल जाए और वो झांक के देखें कि ये इन चोरों डाकुओं में से कोई नहीं है, ये कहीं और से आई हुई मखलूक है या कोई बावर्दी शख्स खड़ा है, तो वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलेंगे। तो आपके ख्याल में जनरल बाजवा फैसिलिटेट कर रहे थे इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत को, उनके इक़्तिदार को, और ये मैंने ये नहीं कहा। अच्छा, बाजवा साहब ने मेरी मालूमात ये हैं कि उन्होंने खान साहब के इस मुतालबे को नहीं माना। उन्होंने कहा जी कि मैं किस तरह अंडू करूं इनको, मैं किस तरह निकालूं, अगर ये निकाल भी दूं तो आप तो इस्तीफ़ा दे चुके हैं, आप तो असेंबली में ही नहीं हैं, आप कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। ये बात कही उन्होंने। मगर एक्सटेंशन वो चाहते थे। एक्सटेंशन वो तो नहीं दे सकते थे ना, नहीं वो नहीं दे सकते थे, मगर एक पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट बन जाती है। वो तो मैं कह चुका हूँ कि मेरी मालूमात ये हैं, और मैं साथ ये भी कह चुका हूँ कि अगर एक शख्स कुरान हाथ में लेके, हम भी मुसलमान हैं वो भी मुसलमान हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इस बहस को उनके कुरान उठाने के बाद, ज़ाहिर है कि बहस फिर से ताज़ा हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है उन्होंने कुरान उठा के एक बात कही है, हमें मान लेना चाहिए। मगर इरफान साहब, अब आते इमरान खान साहब के हवाले से साकरात की या बातचीत की या डील की खबरें जो है वो यहाँ वहाँ से सुनने को मिल रही हैं। खैर डील की कोई ऑथेंटिक खबरें तो नहीं हैं, मगर आपको लगता है कि ये वाकई कोई डील होगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब बातचीत करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, मशरूत करना चाहते हैं, तो उसका आपको वे फॉरवर्ड क्या लग रहा है? देखें आसमा, ये अगेन वही उलझी हुई गुत्थी है। गुत्थी इसलिए है कि जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है वो इस जोन में है कि मैं एक सियासी कैदी हूँ, और जिस तरह हमने 20 किलो हेरोइन डाल के किसी को जेल में डाल दिया था, या किसी पे नैब का झूठा केस बना दिया था, या किसी पे इरफान सिद्दीकी पे किराएदारी का केस बना लिया था, ये मेरे केस इसी तरह के हैं। खान साहब ये समझते हैं ये केस उस तरह के नहीं हैं। इन सारे मामलात के अंदर एक दिन खड़ा है जिसका नाम है 9 मई। 9 मई जब तक खड़ा है, और जब तक 9 मई के वाक़यात खड़े हैं, इस तारीख का हिस्सा हैं, या तो हम ये कहें कि 9 मई को हमारी तकवीम से खारिज कर दे, कैलेंडर से निकाल दे, कहें जी कि 8 मई के बाद 10 मई आ गया था, 9 मई आया ही नहीं, फिर तो ठीक है, बातचीत भी करें, सुलह सफाई भी करें, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि एक आदमी जो कराची से लेके, कोयटा से लेके चतराल तक आग लगा दे एक दिन, एक शाम के अंदर। ये ऐसे तो नहीं हो सकता है ना कि मेरे दिल में आई कि मैं भी
कोर कमांडर हाउस पे हमला करूं। पिंडी वाले के दिल में आई कि वो GHQ पे चढ़ दौड़े। पेशावर वाले के दिल में आई कि वो कला बाला सार पे जाके फायरिंग करे। मियाँ वाले के दिल में आई कि वो जाके जहाज जलाए। किसी और के दिल में आई जी कि मैं शोदा। ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कोई था ना पीछे मास्टरमाइंड। अगर था और वो ये क्लेम करे कि ये पॉलिटिकल एक वो थी, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट था, या तो डिक्लेयर कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर सारे बड़े बैठते हैं और कहते हैं कि 9 मई का जो प्रोटेस्ट था और जो वाक़या, जिसे मैं नहीं प्रोटेस्ट, मैं तो उसे बगावत कहता हूँ और मैं लिख चुका हूँ इसको बार बार, इसलिए कि उस बगावत की पादाश में कई सीनियर फौजी अफसरों को घर भेजा जा चुका है। या तो उनको भी वापस लाओ, फिर इनसे बातचीत करो, इनको भी इक़्तिदार में लाओ, किसी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है बनाओ और उनको भी वापस अपने ओहदों पे ला के बिठा दो। ऐसे नहीं हो सकता। गुफ्तगू जब होती है ना, मामलात जब तय होते हैं, वो सियासी मामलात तो तय हो जाते हैं। सियासी मामलात आप तय कर लें बेशक, ठीक है। सियासी मामलात ये हैं जी, औरतों की सीटें हैं, फलां सीटें हैं, ये सियासी मामलात हैं, कोर्ट्स में भी चल रहे हैं, कोर्ट्स फैसले देंगे। लेकिन 9 मई को जो एक छछूंदर है ना गले के अंदर, या तो इसे बाहर फेंक दें या इसे निगल लें, उगल दें। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो हर सूरत किसी अंजाम तक जाएगी? दूर की बात है। मैं एक सीनियर सिटीजन होने के नाते मैं नहीं चाहूँगा, मेरे हज़ार इख्तलाफ और रहे हैं हमारे, हम आज भी चाहते हैं कि फ़ौज का सियासत में ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे शोदा जो अपने लिए जाने देते हैं, मेरा कल, मेरे बच्चों का कल बचाने के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं, उनकी कब्रों की बेहुरमती करें। मैं एक सिटीजन के तौर पे माफ़ करने के लिए ये उस दिन कू की कोशिश भी थी, यानी कि अस्करी क़यादत के? बिल्कुल कू था। देखे ना, कू की अलामतें क्या थी कि मेरी अगर गिरफ्तारी होगी, आपने ये करना है, जब आप ये करेंगे तो फ़ौज के अंदर उबाल पैदा होगा, फ़ौज फायरिंग करेगी, जहाँ जहाँ आप हमले करेंगे फ़ौज आगे से फायर करेगी, 100-250 लाशें गिरेंगी, फ़ौज के अंदर रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन GHQ तक पहुँचेगा, आसिम मुनीर तक पहुँचेगा और एक इनकलाब आ जाएगा, हम अपना बंदा वहाँ पे। दिस वाज कू। ये जनरल अकबर ख़ान की जो बगावत थी ना, उसका एक तसलसल था और जुज़वी तो कोई बगावत कामयाब नहीं हुई इससे पहले, ये कामयाब हुई जुज़वी तौर पर। कोयटा से लेके वहां तक इन्होंने जो बाहर करना था कर दिया, जो अंदर करने वाले थे वो भी पकड़े गए, उनको सजाएं भी हो गई। अब आप कहते हैं जी कि सारे दफ्तर को लपेट दो, तो ठीक है। सर, लास्ट क्वेश्चन है और ये मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी है, चाहे शेयर करें आप चाहें तो, कि जब बाजवा जो थे वो मुनस इलाही साहब का कहना है कि वो डबल गेम कर रहे थे और उन्होंने ही कहा था फ़ोन करके जब वो बनी गाला मिलने के लिए गए कि आप खान साहब के साथ रहें। ये क्या पस मंज़र है? देखना, उन्होंने कहा है, उसकी तरदीद नहीं की बाजवा साहब ने, उस पर कोई कुरान का हलफ भी नहीं उठाया उन्होंने, तो वो चीज़ तो अपनी जगह स्टे करती है ना। तो हो सकता है कि वो खान साहब के बारे में कोई इनकलाब, कोई जो तब्दीली है जो अंदर से आ रही है, बाजवा साहब दिल से न चाहते हों कि यार वो टिके रहें तो अच्छा है मेरे लिए। हो सकता है उनके जहन में ये हो, इसलिए जब उनसे पूछा गया कि हम किधर जाएं, वो हमारे पास आए, मिठाइयाँ लेके आए, तो उन्होंने कहा कि खान साहब के साथ मुबारक। जब फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा जी कि उधर है। तो इसकी तो तरदीद अभी नहीं आई, देखते हैं अब शामी साहब की उनसे कब मुलाकात होती है, उसका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी, फैसला आपका।